सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 की एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्नों का आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्नों का हल आसानी से करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग ये वाला प्रश्न करेंगे। देखिए जिससे आप लोग का एक नंबर वाला प्रश्न आता है जिसमें शॉर्ट प्रश्न उत्तर यानी लघु उत्तर प्रश्न उत्तर बोला जाता है। इसमें आप लोग को जो 1 से 7 नंबर तक आता है ना कि 1 से 7 तक के 5 प्रश्न को उत्तर दे, तो वो एक नंबर वाला प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सभी प्रश्न इसी में से आया जाएगा, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि 1 नंबर प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र क्या है। तो देखिए लॉरेंज वक्र क्या होता है। लॉरेंज वक्र के द्वारा लोगों के बीच आय विषमता को मतलब ज्ञात किया जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। ठीक है, जैसे एक निर्धनता होता है यानी निर्धनता मापने की इकाई भी एक होता है लॉरेंज वक्र, मतलब उसी को बोला जाता है यानी आय विषमता के बीच को मापने वाला। यानी लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये होता है लॉरेंज वक्र। और एक होता है आधार वर्ष कि आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर प्रश्न है। तो सामान्यतः आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है और इसमें चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष में कोई बड़ी आर्थिक या प्राकृतिक घटना ना घटित हुई हो। ठीक है, इसको बोला जाता है आधार वर्ष। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए निर्धनता निवारण के द्वारा सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, जैसे बहुत सारा है। उसमें से किसी एक का उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे कि हम एक उदाहरण दे दिए कि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 4 नंबर कि मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी निर्माण कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर शिक्षा दे देंगे तो अभिशिक्षित होंगे और बाद में वही कमाएगा, तो एक तरह का क्या होगा, पूंजी का निर्माण होगा। तो देश के श्रमिकों यानी लेबर एवं प्रावैधिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना, तो इस तरह का एक मानव पूंजी निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 यानी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था। तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान चीन देश के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। देखिए नाबार्ड क्या होता है, NABARD होता है ना नाबार्ड। तो इस N से हो जाता है नेशनल, और NA से नेशनल हो जाता है, B से हो जाता है बैंक, फिर हो जाता है 4, इस A से हो जाता है एग्रीकल्चर, NRD से हो जाता है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुआ, 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है 8 नंबर की प्रभाव विचलन किसे कहते हैं। तो प्रभाव विचलन किसे कहा जाता है, किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल श्रेणी का प्रभाव विचलन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया प्रभाव विचलन। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कीमत सूचकांक को परिभाषित कीजिए। तो कीमत सूचकांक क्या होता है देख लेते हैं। देखिए कीमत सूचकांक, तो कीमत सूचकांक संबंधित चर मूल्यों को परिणाम में होने वाले अंतरों को मापने की एक विधि है कीमत सूचकांक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा का परिभाषित कीजिए। तो निर्धनता कैलोरी उपभोग क्या है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, जो शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिवेदन 2400 कैलोरीज और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। और जिन्हें यह प्राप्त नहीं हो पाता उन्हें भारत की निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए 3 प्रश्न इसमें कि भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई एक कारण लिखिए, जो यहाँ पर 5 नंबर है। तो 5 नंबर पर इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में नारी जाति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि कुटुम्बश्री क्या है। तो कुटुम्बश्री क्या है, यहाँ पर कुटुम्बश्री है यहाँ पर कि कुटुम्बश्री केरल सरकार की ओर से शुरू की गई पहल है जो गरीबों और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों को सुधार किए गए। तो चीन में किन क्षेत्रों को सुधार किए गए। तो चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में शिक्षा के क्षेत्र में तथा तकनीक के क्षेत्र में सुधार किए गए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा औसत उपयुक्त होता है। तो एक कारखाने में मजदूर का पता लगाने के लिए माध्य औसत सबसे उपयुक्त होता है।
अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। तो माध्य विचलन का दोष क्या है? तो माध्य विचलन की गणना बीजगणितीय और चिन्ह प्लस तथा माइनस की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि लेस्पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र लिखिए। तो लेस्पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र होता है, लेस्पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र होता है P01 बराबर सिग्मा P1 इंटू Q0 डिवाइड सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100। यहाँ पर P1 क्या है? चालू वर्ष का मूल्य, P0 है आधार वर्ष का मूल्य, Q0 है आधार वर्ष की मात्रा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चिरकालिक निर्धन किसे कहते हैं? निर्धनता बहुत तरह की होती है, इसमें से एक निर्धन को क्या बोला जाता है? गरीबी। तो चिरकालिक निर्धन वे लोग होते हैं जो निरंतर गरीबी की जीवन व्यतीत कर रहे हो, जो सामान्य रूप से गरीब होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव पूंजी क्या है? प्रश्न है कि मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी क्या है? देखिए, मानव पूंजी का अर्थ मानवीय संपत्ति, जिसे मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न ये है कि ग्रामीण साख की किन्हीं दो शर्तों के नाम बताएं। ग्रामीण साख यानी ग्रामीण ऋण, साख मतलब क्या होता है? ऋण। तो ग्रामीण साख के दो स्रोत है, एक है साहूकार के पास ग्रामीण के लोग ऋण लेते हैं, एक है कृषि साख समिति। अगला प्रश्न है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड चीन के द्वारा लागू किया गया था, चीन में शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य तेजी से औद्योगिकीकरण का विकास करना था और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन की समाजवादी विधि से तेजी से तब्दील करना था। ठीक है, तो ये था आप लोग का इम्पोर्टेंट एक नंबर वाला प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में अगर कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एग्जाम के लिए आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट।